Hello friends, welcome to my another video. Today our topic is हाइड्रोकार्बन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का ये टॉपिक है हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. ऐसे ही मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि हाइड्रोकार्बन आर स्ट्रक्चर्ड विद one or more carbon atoms forming a central structure that is surrounded by hydrogen atoms. मीन्स क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जो कार्बन होता है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स सेंटर में प्रेजेंट रहता है और ये चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ रहता है. ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. या फिर बहुत सारे कार्बन सेंटर में जुड़े हुए हो सकते हैं और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं. सो हमें यही पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है. देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो एल्केन्स नाम से ही पता चल रहा होगा. एल्क यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है जैसे CH3 CH2 कुछ भी. और एन्स मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे. एल्कीन्स EN आ रहा है, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड वाले होंगे. और एल्काइंस मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे. ठीक है. और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक क्या होता है ये तो आपको पता ही है. बेंजीन जो रिंग होता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं. तो यहाँ पे बेंजीन रिंग वाले हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ में जो हाइड्रोकार्बन्स जुड़े रहते हैं या हाइड्रोजन और कार्बन बेंजीन रिंग में कैसे जुड़े हुए रहते हैं. तो ये 4 टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो के हाइड्रोकार्बन के. तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं चारों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करूँगी. तो आज सिर्फ हम एल्केन्स पढ़ेंगे कि एल्केन्स होता क्या है. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एल्केन्स करते हैं हम. एल्केन फर्स्ट पार्ट है हमारा एल्केन. सो एल्केन क्या होते हैं. अब देखिए सबसे पहले आता है इसका कि सिंपल फॉर्मूला क्या होता है. तो जो एल्केन का सिंपल फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम वही लिखेंगे. तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी आर किसको डिनोट करता है, एल्किल ग्रुप को डिनोट करता है. और ये एल्किल ग्रुप क्या होते हैं ये जो मैंने आपको IUPAC नेम लिखने बताए थे तब मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ये है CH3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसे 3 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कि इसके साथ में कुछ और अभी अटैच्ड हो सकता है, जुड़ सकता है, इसलिए ये एल्किल ग्रुप है. तो कोई भी एल्किल ग्रुप के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि कोई भी एल्किल ग्रुप के साथ में दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये CH3 के साथ में अगर H जुड़ जाएगा तब ये एल्केन बन जाएगा. क्या बन गया, ये CH4 बन गया. और CH4 क्या होता है, मीथेन. तो ये एल्केन आ गया, नहीं आ गया है. ठीक है. या फिर किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, मेथ एथ, ये हो गया एथेन. सिंगल बॉन्डेड है सब. और यही हमारा क्या हुआ, एल्केन. एल्केन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे किससे, सिंगल बॉन्ड से, वो एल्केन कहलाता है. तो सिंपल नेम समझ में आया. अब हम देखते हैं कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं. सो सिंपल फॉर्मूले के बाद में IUPAC नेम. IUPAC नेम मैं आपको सिर्फ एक वैसे ही नॉर्मली समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना IUPAC नेम कैसे बनाते हैं, कैसे हम IUPAC नेम लिखते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने बताया कि ये CH3 था, कोई भी एल्किल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था. ये CH3 था, उसके साथ में और कोई भी ग्रुप जुड़ सकते हैं जैसे कि ये है. ठीक है, तो इसका सिंपली हम IUPAC नेम कैसे लिखते हैं. एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ. और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, मेथेन. ऐसे ही इसका कैसे हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप. प्रोप हो गया 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन. ये हो गया इसका IUPAC नेम. अब बात करते हैं कि सिंपल नेम कैसे लिखते हैं हम किसी भी एल्केन कंपाउंड का. किसी भी एल्केन का सिंपल नेम लिखने के लिए बहुत इजी मेथड है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा. जो सिंपल नेम है वो 3 तरह से लिखे जा सकते हैं. ठीक है. अब देखिए कि अगर कोई चेन आपकी ऐसे बने हुए आती है हाइड्रोकार्बन्स की, अब देखना हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका नाम तो सिंपल हम सिंपल नेम भी कैसे लिखा जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट. तो पेंटेन हो गया. जैसे हम IUPAC नेम लिखते हैं ऐसे इसका सिंपल या कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम भी बोलते हैं, सिंपल या कॉमन नेम लिखा जाएगा. लेकिन अगर ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये इस टाइप से जुड़े हुए हों, यानी कि जो एक हाइड्रोकार्बन है या एक कार्बन है वो सेकंड नंबर पे प्रेजेंट हो,
जब ये सेकंड नंबर पे प्रेजेंट होता है तो इसको यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन एल्केन। और ये था प्राइमरी। ठीक है, और थर्ड में मैं बताऊंगी आपको टर्सरी कि टर्सरी कैसे होता है। सो ये सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन है। जब ये सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट रहता है कोई भी कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ करते हैं हम आइसो। जब ये सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट हो कोई भी कार्बन, आइसो वर्ड यूज़ होता है। और बाकी नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और ये पेंट, आइसो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी का IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है कि ये चेन बन जाती है और ये साइड चेन बन जाती। वो तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। बार बार अगर हम वही रिपीट करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल नेम क्या लिखा, आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड तब यूज़ होता है जब ये सेकेंड नंबर पर कार्बन प्रेजेंट हो। अगर हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई ऐसे आती है, मीन्स कि एक कार्बन चारों तरफ से बाकी एल्किल ग्रुप्स के से घिरा हुआ रहता है या कवर्ड रहता है, तब हम यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ करते हैं टी। ठीक है, तो टी और ये कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, टी पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। ऐसे हम ये क्या लिखते हैं, इनके सिंपल नेम लिखते हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा कि सिंपल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं एल्केन का, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं और उनका सिंपल नेम कैसे लिखते हैं। अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को हम कैसे बना सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन की जो प्रिपरेशन होती है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताई हुई है, या ऐसे भी आ जाती है कि आप एल्केन की प्रिपरेशन NaOH से करके दिखाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करके दिखाइए, ये किसी भी चीज़ के साथ में आ सकती हैं। तो मैं आपको जितने भी मेथड होते हैं एल्केन के प्रिपरेशन के, वे सारे के सारे मेथड बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स ये एक साइंटिस्ट का नाम है, वुड्स रिएक्शन। तो जो साइंटिस्ट वुड्स थे उन्होंने कहा था कि हम एल्केन को कैसे बना सकते हैं, वो बताया गया था। तो वुड्स ने कहा कि जब भी हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसी भी सोडियम मेटल के साथ में करते हैं, सोडियम धातु के साथ में जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की जाती है प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में, तब एल्केन बनता है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो होती है ना, ये हम बाद में याद करते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वुड्स ने कहा था कि एल्किल हैलाइड के सोडियम के साथ में रिएक्शन करनी है ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्किन बन जाएगा। अब ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, सो हमें एल्किल तो पता है क्या हो जाएगा कि जैसे CH3 है, इसके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। हैलाइड मतलब कि कोई भी हैलोजन हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं क्लोरीन, सबसे इजी पड़ता है क्लोरीन से। तो हमने एल्किल के साथ में क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करनी है हमें सोडियम से। जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में, और ईथर भी कौन सा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये क्या है जो हम ये ऐसे लिखते हैं ना इक्वेशन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। मैं ये वीडियो कोशिश करती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए। अब ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, रिएक्शंस तो सारी हमें ऐसे ही लिखनी होती है इंग्लिश में ही, है ना। और वुड्स रिएक्शन है तो वुड्स रिएक्शन ही आएगा, या वुड्स की अभिक्रिया आ जाएगा बस रिएक्शन की जगह। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड है तो इसका नाम भी अगर हिंदी में चेंज करें तो हिंदी में भी एल्किल हैलाइड ही रहेगा, कुछ नाम चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तब ये एल्केन बनाता है। अब ये एल्केन कैसे बनेगा, तो देखिए जब NaCl के साथ में रिएक्शन करता है तो ये NaCl बना लेता है। ठीक है, बचा क्या अभी हमारा यहाँ पे CH3 बचा, लेकिन CH3 क्या है, इसके बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अभी ये एल्किल ही है। इसका मतलब क्या करें कि अगर हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2CHCl
CH3Cl यानी कि एल्किल हैलाइड और 2Na ले लें तो क्या हो जाएगा 2NaCl बन गया। अब देखिए यहाँ से 2 के 2 Na निकल गए, 2 Cl निकल गए, बचे क्या 2 CH3, तो एक CH3 आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और इनके बॉन्ड कंप्लीट। ये क्या बना दिया हमने मेथ एथ, ये बन गया हमारा एथेन और हमें बनाना क्या था एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शंस बहुत इजी होती हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। अब ये जो रिएक्शंस करते हैं ना, वुड्स ने तो बता दिया था कि इसकी इसी के साथ में रिएक्शन करनी है। अभी आगे देखना, कभी कभी ऐसे भी आता है, हमें खुद से भी माइंड लगाना पड़ता है कि हम किससे रिएक्शन करें कि ये बन जाए। सो सेकेंड रिएक्शन अगर हम बात करें तो किससे, बाय एल्कीन। मीन्स क्या है कि एल्कीन से इस बार आपको एल्केन बनाना है। तो एल्कीन क्या होता है, यानी कि कोई डबल बॉन्ड वाला जिसमें डबल बॉन्ड आया हुआ हो, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा एक चीज़ और भी है समझने की, ये ऐसे कैसे पता चलेगा कि एल्कीन हम कैसे लें। तो देखिए सबसे पहले कार्बन, मान लीजिए हम 3 कार्बन वाला कोई भी एल्कीन ले रहे हैं, मेथ एथ प्रोपीन ले रहे हैं मान लीजिए हम, तो कैसे करेंगे, कहीं पर भी इसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे और एक जगह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लग गया, इसका मतलब है कि ये इन वाला बन गया और फिर इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ करके बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये, तो ये क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और ऐसे ही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको उल्टा लिखा हुआ है। तो ऐसे हम माइंड खुद लगाना होगा हमें कि एल्कीन कैसे बनाना है। तो एल्कीन की हम किस चीज़ से रिएक्शन करें कि हमारा एल्केन एल्केन बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमें यहाँ से ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करना है, तभी तो एल्केन बन पाएगा। सिंगल बॉन्ड करने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये 2 बॉन्ड खाली रह गए, मतलब कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ने हैं। तो सिंपल है, अगर हम एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर दे तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा ये, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH3 मेथ एथ प्रोपेन। क्लियर। सो थर्ड मेथड है हमारा बाय एल्काइन। जैसे हमने एल्कीन से बनाया था एल्केन, ऐसे ही हमें एल्काइन से इस बार एल्केन बनाना है। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो मान लीजिए कि हमने ये फिर से 3 कार्बन ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड हम कहीं भी लगा सकते हैं, इस बार हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पे आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड। तो अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ करके इसके बॉन्ड पूरे कर देते हैं कार्बन के 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट है, और ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ेगी बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या बन गया है यहाँ से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम इसकी किससे रिएक्शन करें कि यहाँ पे एल्केन बन जाए। तो देखिए अब एल्केन बनाने के लिए मतलब क्या है कि हमें यहाँ से ये तीनों बॉन्ड हटा करके सिर्फ एक बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड, तभी तो एल्केन बनेगा सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये लगाने के लिए क्या होगा कि हमें यहाँ पर, इसका मतलब है कि बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब फिर से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर देते हैं। अब H2 से रिएक्शन करी, 4 चाहिए थे, हमें बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आकर के ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे चारों, और CH3 CH2 एंड CH3, तो मेथ एथ प्रोप, फिर से हमारा प्रोपेन बन गया, यानी कि एल्केन हमारा बन गया। तो इस टाइप से प्रिपरेशन के मेथड्स आते हैं एल्केन के। ऐसे ही हम फोर्थ चलते हैं। फोर्थ है हमारा बाय एल्किल हैलाइड। अब देखिए एक हमने फर्स्ट मेथड जो किया था बाय वुड्स रिएक्शन, उसमें भी हमने एल्किल हैलाइड का यूज़ किया था, लेकिन वुड्स ने ये बोला हुआ था कि जब हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बस यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए CH3Cl है या कुछ भी, हम कितनी भी लंबी चेन ले सकते हैं, इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कितनी भी लंबी चेन ले लीजिए, ये रहेगा तो एल्किल है ना, और ये हैलाइड। एल्किल हैलाइड की हम रिएक्शन किस चीज़ से करें कि हमारा एल्केन बन जाए। तो अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ से अगर हम क्लोरीन को निकाल दें और हाइड्रोजन को जोड़ दें तो हमारा क्या बन सकता है, एल्केन बन सकता है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन से, अगर फिर से हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दें, ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन भी कैसे होती है, जैसे कि ये वाली थी, अभी एल्काइन वाली में दोबारा से जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको कैटलिस्ट बताना भूल गई थी।
तो यहाँ पर निकिल की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको ना यहाँ पे ये कैटलिस्ट का नाम याद नहीं रहता तो आप सिंपल लिख के भी आ सकते हो कि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है या उत्प्रेरक की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अगर आपको ये याद नहीं रहता। तो जो एल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन है ये रेड फास्फोरस, मतलब कि जो फास्फोरस है उसको रेड हॉट करके उसको इतना ज़्यादा गर्म करके तब रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन से। तो जैसे ही हाइड्रोजन से हमने ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl बन जाएगा। अब देखिए Cl निकल चुका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो वो क्या करेगा CH3 CH2 और यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और फिर से हमारा क्या बन गया, प्रोपेन। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अब रिएक्शंस तो हमें आ गई, अगर हम यहाँ पे थ्योरी भी लिखने लगे रिएक्शन के साथ में तो कैसे लिखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखते हैं सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले मैं दोनों तरह का मेथड बता रही हूँ। तो हिंदी वाले सुनिए, हमने क्या किया कि कैसे लिखेंगे, जब कोई भी एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है तब प्रोपेन बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोपेन बनता है। और इंग्लिश मीडियम वाली भी ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस दे फॉर्म्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोपेन। ठीक है, या एल्केन भी बोल सकते हैं, प्रोपेन ना बोल करके हम एल्केन भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखनी जरूरी है, पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम थ्योरी भी दे सकते हैं। फोर्थ मेथड हो गया, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसके साथ में यहाँ पर कोई भी एल्किन ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, तो COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। अब इससे हमें क्या बनाना है, एल्किन बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि CH3 CH2 COOH हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसकी किससे रिएक्शन करें कि हमारा एथेन बन जाए। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो इसमें बोला गया है कि ये थ्योरी दी हुई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तब ये यहाँ से OH और ये H2O बना लेते हैं। या बोला जाए तो जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन को निकाल देता है और खुद जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COO Na। ठीक है, अब ये हमारा बन गया, H2O निकल गया, पानी तो अलग हो गया, बचा हमारे पास ये। तो ये दोबारा से रिएक्शन करता है CH3 CH2 COO Na। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो साल्ट बन गया है ये दोबारा से फिर NaOH के साथ में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और इस बार ये Na2CO3 रिलीज कर देता है, Na2CO3 निकालता है, प्लस बचा क्या हमारे पास CH3, ये CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ना लिख करके हम CH3 लिख लें सीधा, तो ये क्या बन गया, मेथ एथेन बन गया और हमें यही तो बनाना था। ठीक है, अब अगर इसकी थ्योरी में हम ना जब रिएक्शन करके आते हैं तो मैं यहाँ पे लिख करके नहीं बता रही हूँ बार बार, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम नाम भी लिखेंगे। जैसे ही क्या है ये मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे कि प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन मैं बोल रही हूँ सभी वीडियोस में तो आप नोट करते जाना। ये H2O हो गया वाटर। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम प्रोपेनोइट। ठीक है, CO है ना, तो इस जब हम CO वाला ग्रुप का नाम लिखते हैं तो OH लगता है और ये यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ पे फिर यही लिखेंगे सोडियम प्रोपेनोइट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट एंड एथेन। नेक्स्ट चलते हैं मेथड प्रिपरेशन का बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो याद रखना है बस कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है कि मैग्नीशियम के साथ में एक साइड में जुड़ा हुआ रहता है कोई भी हैलोजन ग्रुप और एक साइड में कोई भी एल्किल ग्रुप। मींस क्या है कि मैग्नीशियम की एक साइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी जुड़ा हो सकता है और एल्किल ग्रुप यानी कि CH3 या CH3 CH2 कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यानी कि CH3MgCl से हमें एल्केन बनाना है। तो देखिए क्या होना है कि MgCl यहाँ से निकल जाए और ये CH3 में आकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हमारा एल्केन बन जाएगा CH4 मीथेन। तो इसको कैसे निकालें, तो सोचना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है खुद से। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O यानी कि पानी से करा देती हूँ, तो पानी क्या है, HOH है ना। तो जब मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूँ अगर, तो यहाँ पे CH4 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल करके कहाँ जुड़ गई, यहाँ पर, प्लस बचेगा क्या हमारे पास में, Mg बचा, Cl बचा, और Mg 2 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड अनकम्प्लीट है। अब यहाँ से ये OH भी बच रहा है तो ये OH एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तब ये मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड था ये, ठीक है। तब ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम एल्कोहल बनाता है, या क्या हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड एल्कोहल और मेथेन बनता है। और हमें क्या बनाना था, मेथेन ही बनाना था, यानी कि एल्केन ये भी हमारा बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 7th मेथड। सोच रहे होंगे बहुत सारे हैं, ज़्यादा नहीं है, 8 मेथड हैं एल्केन के प्रिपरेशन के। तो 7th पे चलते हैं। सो 7th मेथड है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स तो सभी को पता होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले वही है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, तो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से Na क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद जुड़ जाएगा और वाटर को रिलीज कर देगा। तो H2O प्लस CH3COO Na बनता है। ठीक है, फिर अब हमें पानी की तो ज़रूरत नहीं है। अब जो ये CH3COO Na बना, इसमें कराया जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वाले अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए Na जो है सोडियम, ये हमेशा पॉजिटिव आयन देता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, प्लस CH3COO नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है, या जैसे नॉर्मल सेल होती है, सेल पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहता है, तो जो पॉजिटिव वाला साइन रहता है वो किसका होता है, कैथोड पर। ठीक है, कैथोड साइन होता है, और नेगेटिव वाला क्या होता है, एनोड। तो जितनी भी ये रिएक्शन है आगे की, जो एल्केन बनाने का प्रोसेस है, वो सिर्फ एनोड पे होगा, क्योंकि सोडियम का तो हमें कुछ काम ही नहीं है, सोडियम तो अलग हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास में एनोड पर जो भी प्रोडक्ट बचा है, जैसे कि हमारे पास बचा CH3COO नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, इसको हीट किया जाएगा। हीट क्या है, ये हीट अपने आप ही हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई तो ये अलग अलग हो गए आयंस, और ये हीट होना शुरू हो गया। तो हीट होने पर क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा यहाँ से, और CH3COO बच जाएगा। अब ऐसे ही एक तो नहीं बनेगा, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, और बहुत सारे ऐसे ये CH3COO बनते रहेंगे और आपस में क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ये हीट होता चल रहा है, अभी तक भी ये हीट हो रहा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा, तो CO2 गैस रिलीज़ करेगा, और कितने CO2 हैं, 2 हैं, तो 2 CO2 रिलीज़ करेगा, और यहाँ से हमारे पास एल्किल ग्रुप बच गया। तो CH3 और CH3 आकर के कंबाइंड हो जाएंगे, और यही हमारा है मेथ एथ एथेन। ईजी रिएक्शन, हमें यही बनाना था, एल्केन बन गया। ठीक है, तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये काफ़ी बार 11th में और 12th में तो काफ़ी बार रिपीटेड है। आप सभी के पास में नोट्स वगैरह या फिर मॉडल वगैरह होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं कि कितनी बार आई हुई है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारी 8th फ्रैंकलैंड रिएक्शन।
अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, यानी कि किसी साइंटिस्ट का नाम लग रहा है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है ये फ्रैंकलैंड और साइंटिस्ट ने दी थी। फ्रैंकलैंड ने कहा था कि जब भी कोई भी एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Cl एल्किल और हैलाइड किसी भी जिंक क्या है, यहाँ पे मेटल है, जिंक धातु के साथ में या Zn मेटल के साथ में, जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो ये यहाँ पर एल्केन बनाता है। अब एल्केन कैसे बनाएगा, अब देखिए Zn है और यहाँ पे Cl है, Zn यहाँ पे Cl से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब Zn पे 2 वैलेंसी होती है या संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। ये तो आपको पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ ये फॉर्मूला बनाना भी। अब देखिए यहाँ पे ZnCl2 बनेगा, तो Zn तो 1 है हमारे पास, लेकिन Cl 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। बचेगा क्या, हमारे पास 2 फिर से एल्किल ग्रुप बच जाएंगे और ये आपस में कंबाइन होकर के एथेन बना लेंगे। ये था हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सो ये सारे के सारे 8 के 8 मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप एल्किन और एल्काइन पढ़ेंगे आप देखेंगे कि यही मेथड्स रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए हैं। अब लास्ट आता है एल्केन का टॉपिक, फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फर्स्ट पार्ट एल्केन का लास्ट पार्ट है ये वीडियो का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुण, मतलब जो हमने एल्केन बनाया है वो कुछ भी हो सकता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस एल्केन होना चाहिए, एन होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये किसी और चीज़ के साथ में रिएक्शन करके क्या देता है, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसमें हमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। जैसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रिफिकेशन, या हिंदी में बोले तो नाइट्रीकरण। तो नाइट्रिफिकेशन, अच्छा नाइट्रिफिकेशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नाइट्रो ग्रुप का यूज़ हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो हाँ वही है, इसमें NO2 ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं होनी है, इससे बनेगा। मीन्स क्या है कि कोई भी मान लीजिए एल्केन है, CH3 मेथेन, एथेन ले लिया है हमने, हम कुछ भी ले सकते हैं, CH4 भी ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जब ये HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, तो मेथेन या एल्केन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, यहाँ से अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, CH2 बचाएगा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड लग सकता है और NO2 को, नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पर जोड़ लेगा अपने साथ में। अब यहाँ से देखिए NO2 निकल के बचा एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, तो क्या हो गया H2O, और H2O बना लेता है, ठीक है। ये होती है नाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन, कि क्या हुआ कि किसी एल्केन ने नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाया, ये होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। नाम क्या हो जाएगा, वो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग मेथ, तो क्या हो जाएगा नाइट्रोएथेन इसका नाम। ये तो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार वीडियोस में IUPAC नेम जब बताए थे तब बता चुकी हूँ। अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है हेलोजिनेशन, या हिंदी में बोलेंगे तो हेलोजिनीकरण, ठीक है। तो हेलोजिनेशन, अब नाम से यहाँ पर भी पता चल रहा है कि कुछ हेलोजन का यूज़ हो रहा होगा। हेलोजन क्या होते हैं हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि ये हो जाएगा, इस बार मैं CH4 से दिखा देती हूँ। CH4 किसी भी हेलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा। हेलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब मैं क्लोरीन से कर रही थी तो यहाँ पे मैं चलो आपको ब्रोमीन से करके दिखाती हूँ। मान लीजिए ब्रोमीन से किया Br2, क्योंकि ये दोनों जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है, ये कभी भी अकेले नहीं मिलते, ये एक दूसरे से अटैच्ड होकर के मिलते हैं, Br2 या Cl2 या F2 की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा CH3, एक बॉन्ड लग जाएगा। अच्छा ये बॉन्ड क्यों लगाती हूँ मैं, देखिए ये था ना, ये इस टाइप से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो बचेगा ना, और वो Br को अपने साथ में जोड़ लेगा। यहाँ पे Br इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक H बचा और यहाँ से पे एक Br बचा, ये बना लेगा यहाँ पे HBr। तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करता है या हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है। तो ये क्या बन गया हमारा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ऐसे ही ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक ब्रोमाइड,
एसिड या ब्रोमाइड एसिड भी बोल सकते हैं, और ये मेथ ब्रोमोमेथेन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर हीट। अगर हम किसको कोई भी एल्केन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इस बार मैं ले लेती हूँ CH3, ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं, अच्छा ये तो आप सभी को पता होगा कि हम हीट बिना एयर की प्रेजेंस में कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हीट कर रहे हैं, एयर के साथ में हीट होगा, ठीक है, O2 यूज़ होगी। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो पता है क्या होता है, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है और बाकी जितने भी बचते हैं वो पानी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और पानी बनता है। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 3 6, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगे, 3 2 6 होंगे। अब इसको हमें करनी है बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 और 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो 7 को मैं कैसे बैलेंस करूँ। बैलेंस करने का रूल तो हमें पता है कि हम आगे ही बढ़ा सकते हैं, साइड वगैरह में कुछ हम नहीं कर सकते। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 4 कार्बन कर दूँ और यहाँ पे 2, तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 2 4, और 4 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। और हाइड्रोजन देखते हैं कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 2 12 है, तो यहाँ पे 6 2 12 कर दिए हैं मैंने। फिर ऑक्सीजन देखते हैं बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 4 2 8, 8 और 6 कितनी हो जाएंगी हमारी यहाँ पे 14, तो यहाँ पर मैं अगर 7 कर दूँ तो 7 2 14। तो थोड़ा सा हमें ना इक्वेशन को बैलेंस करने पे भी ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो ऑन करना ही मैं भूल गई, तो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। ये है यहाँ पे सल्फोनिकेशन। सल्फोनिकेशन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, सल्फर ग्रुप जुड़ेगा। तो सल्फर ग्रुप क्या है, SO3H, एक ही सल्फर ग्रुप है हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एल्केन की H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ से SO3H। अब देखो पहले जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ निकालना तो पड़ता ही है, तो CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और उसकी जगह SO3H यानी कि सल्फर ग्रुप जुड़ जाएगा, जो हो जाएगा मेथ एथेन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर क्या हुआ, SO3H निकल गया, तो एक तो O बचा और एक बचा H, यहाँ पर भी एक H बचा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। ऐसे हो गया ये हमारा सल्फोनिकेशन। अब आगे आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर भी हम कोई मेथेन, जैसे कि मैंने एथेन ले लिया, कोई भी एल्केन ले लेंगे, तो ऑक्सीजन जोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी पड़ेगी, द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड H2SO4। तो अब देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन को जोड़ना है इसमें। तो पहले हमने लिखा CH3, ये कार्बन। अब इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने 2 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, तो एक ऑक्सीजन कंपाउंड जोड़ दिया। अब क्या हुआ, इस कार्बन के बॉन्ड देखते हैं 1 2 एंड 3, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जोड़ना पड़ा। ये क्या बन गया हमारा, CH3 एंड CHO। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे H2O बना लेंगे। सो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। सो आई होप आपको एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड्स, एल्केन क्या होता है और ये केमिकल रिएक्शंस यानी कि ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे शो करता है, आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा आज हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट, एल्केन्स। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम सेकंड पार्ट, एल्कीन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट एल्कीन। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं।